गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशुतोष। आज हम 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र पुस्तक का सेकंड लेसन करेंगे। अर्थव्यवस्था के भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थशास्त्र। आज हम अर्थशास्त्र का मतलब भी समझेंगे और इस लेसन को भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है? अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब है मुद्रा, धन। अर्थ का अर्थ है मुद्रा, धन, और शास्त्र का मतलब है अध्ययन। तो अगर इस प्रकार हम अर्थशास्त्र का संधि विच्छेद करेंगे, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब हुआ मुद्रा या धन और शास्त्र का मतलब हुआ अध्ययन। मतलब मुद्रा का अध्ययन करना, धन का अध्ययन करना, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। तो इस पुस्तक के अंदर हम जो हमारी सामाजिक विज्ञान के अंदर एक भाग है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के अंदर हम उन्हीं लेसन को पढ़ेंगे जिनके अंदर हमारी आर्थिक गतिविधियों का हम अध्ययन करते हैं। चाहे इससे पहले वाला लेसन हो विकास, उसके अंदर भी हमने आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन को पढ़ा, और इस लेसन के अंदर भी हम आर्थिक गतिविधियों के बारे में ही रीड करेंगे। तो आपको अर्थशास्त्र का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस लेसन का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अब अर्थव्यवस्था क्या है, इसी प्रकार इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था भी दो शब्दों से मिलकर बनी है, अर्थ प्लस में व्यवस्था। अर्थ का मतलब वही मुद्रा और व्यवस्था का मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से कार्य प्रणाली से किसी चीज को करना। व्यवस्था उस चीज को मतलब एक अच्छे तरीके से करना। मतलब अर्थव्यवस्था क्या हुआ? अर्थ मुद्रा या धन का एक अच्छे क्रमबद्ध तरीके से, एक नियमित तरीके से उसको एडजस्ट करना या लगाना अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय उधर एक देश से है। जैसे हमारा देश, अगर हम पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अगर हम हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में आए तो हमारी पर्सनल अर्थव्यवस्था कहलाएगी, या एक घर की कहलाएगी, या एक कंपनी की कहलाएगी, या एक राज्य की अर्थव्यवस्था की बात करें तो उस राज्य की अर्थव्यवस्था से उसका संबंध होगा। तो आज हम भारतीय, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके क्षेत्रक, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किन विषयों के ऊपर टिकी हुई है, किन चीजों के द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था है जो आगे की तरफ बढ़ रही है। क्षेत्रक मतलब वे कौन कौन से सेक्टर हैं जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। तो आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं उनका अध्ययन करेंगे और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर मुख्यतः तीन क्षेत्रक आते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक से हमारा अभिप्राय है, प्राथमिक क्षेत्रक जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका मुख्यतः स्तंभ है प्राथमिक क्षेत्रक, क्योंकि भारत के लोग आधे से ज्यादा प्राथमिक क्षेत्रक से जुड़े हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्रक से क्या अभिप्राय है, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कि भारत के लोग किस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्रक के द्वारा अपना योगदान देते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक से हमारा अभिप्राय है कि प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है या प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा हम जो भी उत्पादन करते हैं या प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे प्रकृति ने हमें भूमि दी और भूमि पर हम या जमीन पर हम खेती बाड़ी करते हैं, कृषि करते हैं, तो कृषि क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र। और प्रकृति ने हमें जैसे जल दिया, जल का हम उपयोग किस चीज में करते हैं? मत्स्य पालन में करते हैं, तो मत्स्य पालन भी क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र।
प्रकृति ने हमें जानवर दिए हैं, जानवरों से हम दूध निकालते हैं, दुग्ध उत्पादन में क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्रक। कहने का अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। जैसे आपको पता है भारत की जो मुख्यतः आबादी है वो कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है, और कृषि किससे आता है, प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। तो दूसरा पॉइंट है द्वितीयक क्षेत्रक। इसको क्या नाम से मैं, विनिर्माण। द्वितीयक क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या है, विनिर्माण। और विनिर्माण का अर्थ क्या हुआ कि उत्पादन करना, किसी वस्तु का निर्माण करना, विनिर्माण कहलाता है। द्वितीयक क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या है, विनिर्माण क्षेत्रक। विनिर्माण जैसे कि नाम से भी पता लगता है कि किसी वस्तु का निर्माण करना। जैसे प्राथमिक क्षेत्रक से जो चीजें आपने प्राप्त की है उन चीजों का आप रूपांतरण कर देते हैं, रूप बदल देते हैं, उनका निर्माण कर देते हैं, तो क्या कहलाएगा, द्वितीयक क्षेत्रक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने प्राथमिक क्षेत्रक में लकड़ियां प्राप्त की, प्राथमिक क्षेत्र में आपने क्या प्राप्त की, लकड़ी, और लकड़ी का आपने विनिर्माण कर दिया, उसका रूप बदल दिया, आपने फर्नीचर का सामान बना दिया, तो आपने उस चीज को क्या है, निर्मित कर दिया। प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तु आपको प्राप्त हुई थी, तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक क्षेत्रक। क्योंकि इसमें हमने प्राथमिक क्षेत्रक की जो गतिविधियां थी उनको आगे ले जाकर उनका अलग से रूपांतरण कर दिया, जिसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक क्षेत्रक। और इसके और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। जैसे प्राथमिक क्षेत्रक से आपने गेहूं पैदा की, कृषि से आपने गेहूं पैदा की, और गेहूं से जब आपने आटा बना दिया, या गेहूं से आपने डबल रोटी बना दिया, रोटी बना दी, उसका रूप बदल दिया, तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्र से आपने लकड़ियां प्राप्त की, उन लकड़ियों से आपने टोकरी बना दी या कुछ और सामान बना दिया, तो वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक क्षेत्रक। तो तीसरा पॉइंट है जो भारतीय अर्थव्यवस्था का, तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक से हमारा अभिप्राय है, इसमें हम किसी नई वस्तु का उत्पादन नहीं करते, इसमें हम किसी नई वस्तु का उत्पादन नहीं करते, बल्कि जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में हमें जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी, जिन चीजों का हमने निर्माण किया था, उनको बेचने का काम करते हैं, उनको अपनी सेवा देने का काम करते हैं, उनको बाजार में ले जाने का काम करते हैं, तो क्या कहलाता है, तृतीयक क्षेत्रक। इसलिए तृतीयक क्षेत्रक को हम सेवा क्षेत्रक से भी समझ सकते हैं। सेवा क्षेत्रक का मतलब क्या हुआ कि जिन कार्यों में हम किसी चीज का उत्पादन न करके, कोई नई वस्तु न बना करके, बल्कि उसको अपनी सेवाओं के माध्यम से बाजार में या भारतीय अर्थव्यवस्था में लाने का प्रयास करते हैं, तो उसको सेवा क्षेत्रक बोलते हैं। तृतीयक क्षेत्रक को किस नाम से पुकारा जाता है, सेवा क्षेत्रक से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, वो किसी चीज का उत्पादन तो नहीं करता, बल्कि अपनी सेवाएं देता है। एक अध्यापक है, वो किसी चीज का नया उत्पादन तो नहीं करता, बल्कि बच्चों को अपनी सेवा के माध्यम से उनको शिक्षित करने का कार्य करता है। दुकानदार हो गया, वकील हो गया, परिवहन या संचार के साधनों को चलाने वाले कर्मचारी हो गए, तो ये सभी क्या है, अपनी सेवाओं के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, तृतीयक क्षेत्रक। अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकसित अर्थव्यवस्था नहीं कहेंगे, क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्था वो कहलाती है जहां पर सभी संपन्न उद्योग हो, जो राष्ट्र मतलब अपने आप में एक विकास के क्रमांक में सबसे ऊपर हो, उसको हम विकसित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। तो जो भारत है उसकी जो इकोनॉमिक है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है, वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। और किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है। जो भी विकसित राष्ट्र होगा, विकसित अर्थव्यवस्था होगी,
वहां पर तृतीय क्षेत्रक का योगदान सबसे ज्यादा होगा। चाहे अमेरिका की बात हो, चाहे चाइना की बात हो, चाहे जापान की बात हो, चाहे ब्रिटेन की बात हो, ये सभी राष्ट्र विकसित राष्ट्र है और ये तृतीय क्षेत्रक से जुड़े हुए हैं ज्यादातर। तो भारत की ज्यादातर आबादी, आधे से ज्यादा आबादी प्राथमिक क्षेत्रक से जुड़ी हुई है। प्राथमिक क्षेत्रक से जुड़ने का अर्थ ये हुआ कि उन लोगों की इनकम के सोर्स कम हैं, आय के स्रोत कम हैं, क्योंकि प्राकृतिक चीजों से जब हम जुड़ेंगे तो कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी कृषि में उत्पादन ज्यादा हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारी खेती में, हमारी कृषि में प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है या सूखा आ जाता है, जिससे हमारी जो खेती बाड़ी है वो खराब हो जाती है। तो इसलिए प्राथमिक क्षेत्रक के ज्यादातर जिस व्यवस्था से जुड़े होते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था विकासशील कहलाती है। तो भारत की आधे से ज्यादा आबादी प्राथमिक क्षेत्रक से जुड़ी हुई है। द्वितीय क्षेत्रक से और तृतीय क्षेत्रक में जो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा बहुत ही कम है। अगर हमें भारतीय अर्थव्यवस्था को एक विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ लेके जाना है तो द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में हमें रोजगार का सृजन करना पड़ेगा, रोजगार को बढ़ावा देना पड़ेगा। और रोजगार को हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, बेरोजगारी की दर को कैसे कम कर सकते हैं, रोजगार का सृजन कैसे करेंगे, वो हम इस लेसन में ही पढ़ेंगे। बाकी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र के अलावा भारत में संगठित और असंगठित, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का भी अपना एक योगदान है। संगठित क्षेत्र क्या कहलाता है और असंगठित क्षेत्र क्या कहलाता है, आज अच्छे से हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। संगठित क्षेत्र से हमारा अभिप्राय है, जैसे नाम से ही पता लगता है, संगठित एक संगठन जो एक संगठित होकर एक मजबूती से अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर रहा है तो वो संगठित क्षेत्र कहलाता है। संगठित क्षेत्र जिसका एक संगठन हो, जो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड हो, जो सरकार के द्वारा पंजीकृत हो, सरकार के नियम कायदों के अनुसार चलता हो। संगठित क्षेत्र के अंदर जितने भी कर्मचारी होते हैं उनका एक निश्चित वेतन होता है, निश्चित समय होता है, निश्चित कार्य करने के दिनों की संख्या होती है। तो कहने का मतलब संगठित क्षेत्र वो कहलाता है जहां पर हर चीज निश्चित हो, काम निश्चित हो, समय निश्चित हो, घंटे निश्चित हो, वेतन निश्चित हो और सरकार के द्वारा क्या हो, पंजीकृत हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, संगठित क्षेत्र। और दूसरा है असंगठित क्षेत्र, इसके बिल्कुल अपोजिट, इसका बिल्कुल विपरीत। जैसे जो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड न हो, जिसमें कोई समय निश्चित न हो, जिसमें कोई वेतन निश्चित न हो, काम निश्चित न हो, घंटे निश्चित न हो। मतलब ये नहीं पता होता है कि आज काम मिलेगा या ना मिलेगा, कितने घंटे काम करना है, क्या वेतन है, कोई सुख सुविधाएं इसमें निर्धारित नहीं होती। तो संगठित और असंगठित क्षेत्र के इसका भी भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। संगठित क्षेत्र में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनका सरकार की तरफ से अन्य सुविधाएं भी दी जाती है, अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या जितने भी मतलब लिमिटेड कंपनियों के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं वो संगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं। और असंगठित क्षेत्र के अंदर गांव में काम करने वाले मजदूर या शहरों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर वो असंगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र अपना ज्यादा संख्या में है, और जहां पर असंगठित क्षेत्र ज्यादा संख्या में होगा तो इसका मतलब वो देश एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो हमें असंगठित क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनको संगठित क्षेत्र की तरफ लेके जाना पड़ेगा। सरकार को अपने इस प्रकार के उपाय करने होंगे कि जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का शोषण ज्यादा होता है, क्योंकि वो सरकार की तरफ से रजिस्टर तो होते नहीं, लोग उनसे काम ले लेते हैं, उनको वेतन नहीं देते, या बेगार प्रथा बोल सकते हैं इसको। बेगार प्रथा क्या होती है कि किसी से काम ले लिया जाए और उसको वेतन न दिया जाए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं
उनका शोषण किया जाता है, उस शोषण से बचने के लिए सरकार को उनके लिए ऐसे उपाय करने चाहिए कि उनका शोषण न हो, उनको एक न्यूनतम वेतन सरकार की तरफ से निर्धारित किया जाता है वो मिले, और वो भी अपना एक विकास करें और अपने देश की अर्थव्यवस्था में एक अपना योगदान दे। इसके बाद आता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक मतलब पब्लिक और निजी मतलब प्राइवेट, ऐसे सेक्टर, ऐसे क्षेत्रक जिस पर सरकार का नियंत्रण हो। सार्वजनिक क्षेत्रक कौन से होते हैं? जो सब लोगों के लिए हो, सर्व प्लस में जन, सभी लोगों के लिए जो क्षेत्रक है जिसका सरकार का नियंत्रण है। और सार्वजनिक क्षेत्रक के अंदर जितने भी उद्योग आते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण के कार्य करना। जैसे भारतीय रेल है, ये सार्वजनिक क्षेत्र का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो भारतीय रेल है, पूरे देश के लोगों को अपनी सेवाएं दे रही है, इसका उद्देश्य क्या हुआ? जन कल्याण का उद्देश्य हुआ। तो सार्वजनिक क्षेत्र से हमारा अभिप्राय है कि जिस पर सरकार का नियंत्रण हो और जन कल्याण के कार्यों के लिए वो अपनी सेवाएं देती हो, तो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भारतीय रेलवे। निजी क्षेत्र जिसको हम प्राइवेट सेक्टर भी बोलते हैं, और निजी क्षेत्र से हमारा अभिप्राय है कि ऐसा क्षेत्रक, ऐसे उद्योग जिन पर एक निजी स्वामित्व हो, किसी एक व्यक्ति का, एक संस्था का नियंत्रण हो, उसको हम निजी क्षेत्र कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। तो इन दोनों से मिलकर एक और क्षेत्र बनता है, एक और अर्थव्यवस्था बनती है मिश्रित। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक और अर्थव्यवस्था निकल के आती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिश्रित क्षेत्रक। मतलब एक ऐसा क्षेत्रक जिस पर निजी स्वामित्व भी हो और सरकार का भी नियंत्रण हो, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिश्रित क्षेत्रक कहलाता है। अब इसी लेसन में हम सकल घरेलू उत्पाद के बारे में भी पढ़ेंगे। लास्ट लेसन के अंदर भी हमने किया था सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और ये है सकल घरेलू उत्पाद। तो इसको समझेंगे। सकल का मतलब होता है कुल, घरेलू का मतलब होता है एक राष्ट्र, उत्पादन का मतलब होता है उस देश में बनी हुई वस्तुएं या सेवाएं, उस देश में बनी वस्तुएं और सेवाएं। सकल का मतलब कुल। तो इससे हमारा अभिप्राय ये हुआ सकल घरेलू उत्पाद से कि किसी देश में एक वर्ष में, घरेलू मतलब राष्ट्र, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब एक देश में एक वर्ष में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, उन अंतिम वस्तुओं का मूल्य और सेवाओं का मूल्य अगर जोड़ दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। अगर इसी सकल घरेलू उत्पाद के अंदर हम विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाए, सकल घरेलू उत्पाद के अंदर विदेशों से प्राप्त आय को अगर हम जोड़ दें तो क्या कहलाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो क्लियर है सकल घरेलू उत्पाद। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के जब क्षेत्र का हम अध्ययन करेंगे, इसका प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, संगठित, असंगठित, सार्वजनिक और निजी, तो जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको तो हम बोलेंगे रोजगार से संबंधित, या वो रोजगार कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपना योगदान नहीं दे रहे भारतीय अर्थव्यवस्था में, उनको क्या कहेंगे? बेरोजगार। तो हम रोजगार और बेरोजगार के बारे में भी इस लेसन के अंदर समझेंगे। रोजगार से अभिप्राय क्या है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति सरकार की न्यूनतम वेतन जो निर्धारित किया गया है उस पर उसको काम अगर मिल रहा है तो क्या कहलाएगा? रोजगार। और बेरोजगार इसके विपरीत कि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है प्रचलित मजदूरी दर पर और उसको काम नहीं मिल रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे? बेरोजगार। कि कोई व्यक्ति सरकार के द्वारा जो प्रचलित मजदूरी दर है उस पर काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता, तो उसको क्या कहेंगे?
बेरोजगार। अब बेरोजगार भी कई तरह का होता है। अल्प बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी है, इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। छिपी बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी या तकनीकी बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी, अल्प का मतलब कम। कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और उसको पूरे समय तक काम नहीं मिलता, या ये कहेंगे कि कोई व्यक्ति काम ढूंढने की कोशिश करता है और उसको कभी काम मिल गया, कभी काम नहीं मिला, तो उसको क्या कहेंगे? अल्प बेरोजगारी। मतलब एक किस्म से एक मौसमी बेरोजगारी की तरह है कि एक विशेष मौसम में उसको काम मिल जाता है और एक विशेष मौसम में वो बेरोजगार हो जाता है। जैसे खेती बाड़ी से ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, कृषि से एग्जाम्पल लेते हैं। एक विशेष टाइम होता है कृषि में काम का, या तो उसके कटाई के समय में या उसके बुआई के समय में। जब कटाई का समय आता है फसल का, तो दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर एक राज्य में आते हैं और अपना काम करते हैं, रोजगार करते हैं, और जब वो कटाई का कार्य पूर्ण हो जाता है तो वो वापस अपने घर चले जाते हैं, और वहां पर क्या पता उनको काम मिले या ना मिले। तो एक ये मौसमी बेरोजगारी है या अल्प बेरोजगारी आप इसको कह सकते हैं। छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसका मतलब क्या है? छिपा का मतलब आप समझते हैं, जो दिखाई न दे। तो छिपी बेरोजगारी से हमारा तात्पर्य है कि किसी कार्य में, उस कार्य को करने के लिए हमें 3 लोगों की आवश्यकता है, और उस कार्य में 3 से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, 5 लोग लगे हुए हैं। उसी कार्य को 3 व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन उस कार्य में 5 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो 2 जो व्यक्ति एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वो क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। या ये कह सकते हैं उन 2 लोगों का उस उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या 2 व्यक्ति अगर ज्यादा और लगा दे तो भी उत्पादन उतना ही होगा। इसको भी हम कृषि से उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करेंगे कि 2 हेक्टेयर जमीन है और उस जमीन में हमने गेहूं का उत्पादन किया है, और उस गेहूं के उत्पादन में 3 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो भी उतना ही उत्पादन होगा 2 हेक्टेयर जमीन से। अगर उसी जमीन में हम 2 व्यक्तियों को और ऐड कर दें, 3 + 2 5 व्यक्तियों को काम पर लगा दें, तो उत्पादन को पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2 व्यक्ति जो एक्स्ट्रा लगे वो काम करते हुए तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका हमारे उत्पादन पर या हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। अगला पॉइंट है तकनीकी बेरोजगारी, कि किसी तकनीक के आ जाने से जो व्यक्ति बेरोजगार हो जाए उसको क्या बोलेंगे? तकनीकी बेरोजगारी। जैसे पहले होता था, इसका एग्जाम्पल ले, बैंकों में 10-10, 15-15 व्यक्ति काम करते थे, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर आए बैंकों में, तो एक कंप्यूटर ने 10-10 व्यक्तियों का काम अपने हिसाब से, मतलब एक व्यक्ति उस कंप्यूटर के माध्यम से कर सकता है। तो उस कंप्यूटर के आने से, उस तकनीक के आने से 9 व्यक्ति जो बेरोजगार हो गए, वो किस कारण हुए हैं? एक तकनीक के आने से। तो उसको क्या बोलेंगे? तकनीकी बेरोजगारी। तो रोजगार और बेरोजगार के बारे में भी हमने समझा, जिसमें हमने बेरोजगार का अर्थ समझा, बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी के प्रकार। रोजगार और बेरोजगारी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करती है। इसका एग्जाम्पल हम हाल फिलहाल के समय से ही ले सकते हैं। जैसे इस कोरोना महामारी के कारण लगभग विश्व के सभी देश लॉकडाउन है, मतलब लोग सभी अपने अपने घरों में कैद हैं, अपने अपने घरों में बंद हैं, और उद्योग या कोई भी उत्पादित करने वाली कंपनी वो भी साथ में बंद है। या जरूरी जो कंपनियां हैं, मेडिकल सेवाएं दे रही है, जो इन चीजों का उत्पादन कर रही है, उन उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी विश्व में क्या है? उद्योग ठप पड़े हैं। ये कह सकते हैं कि वहां के लोग बेरोजगार हैं। तो इस 1 महीने के अंतराल में ही पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे आ गई है। तो इस अर्थव्यवस्था को ऊपर लेके कैसे जाएंगे हम? या भारतीय अर्थव्यवस्था को इस लॉकडाउन के बाद, जो एक सर्वे के अनुसार कहा गया है कि 10 से 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। किस प्रकार हो गए हैं? क्योंकि वो अपनी कंपनियों में, उद्योगों में असंगठित रूप से जुड़े हुए थे, जिनका कोई संगठन नहीं था, या प्रवासी मजदूर थे
कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई छत्तीसगढ़ से, हरियाणा आया हुआ था, महाराष्ट्र गया हुआ था, गुजरात गया हुआ था काम करने के लिए। अब पिछले 1 महीने से उन लोगों को काम नहीं मिल रहा, तो वो अपने अपने राज्य की तरफ प्रवास कर रहे हैं। तो वो जो एक प्रवासी मजदूर है उसने अपना रोजगार खो दिया, और जब कोई भी अपना रोजगार खोता है और बेरोजगारी की अवस्था में आ जाता है तो उसका अपने देश की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं होता। तो इस अर्थव्यवस्था को नीचे से ऊपर उठाने के लिए भारतीय सरकार को या राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए कि दोबारा से भारत की अर्थव्यवस्था उस पटरी पर आ जाए, या विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर काम करें, या पूरे वर्ल्ड को लगा लीजिए कि अब क्या करना चाहिए इस लॉकडाउन के बाद कि जो लोग बेरोजगार हुए हैं, जिन्होंने अपना रोजगार खो दिया है, उनको दोबारा से रोजगार देने के लिए या अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, या पिछले काफी दिनों से जो उत्पादन नहीं हुआ उस चीज का भरण करने के लिए किस प्रकार हमें हमारी अर्थव्यवस्था को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, भारतीय सरकार को भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रोजगार के सृजन करने होंगे। और वो रोजगार के सृजन किस प्रकार होंगे, लोगों को ऋण देकर, या ये कहिए कि लोगों को आर्थिक सहायता देकर कि वो अपना कोई ना कोई रोजगार शुरू करे, कोई कुटीर उद्योग शुरू करे, उनकी आर्थिक सहायता करके, या कृषि के कार्यों में ज्यादा निवेश करके, या कृषि से जुड़े लोगों की आर्थिक मदद करके हम उन लोगों को ऊपर लेके जा सकते हैं, या विदेशी निवेश करके, स्वदेशी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके, या नए नए उद्योग लगा करके सरकार को इस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर लेके जाना चाहिए। जब सरकार रोजगार का सृजन करेगी, जब सरकार नए नए उत्पादन के साधन इकट्ठे करेगी, तो लोगों को कार्य करने का मौका मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था में अपना एक उत्पादन होगा और उस व्यक्ति का भी अपना एक विकास होगा। इस प्रकार सरकार को इस मुश्किल समय में लोगों को साथ लेकर, या जो भी संगठन है, रजिस्टर्ड संगठन है, या राज्य सरकारों के साथ मिलकर, क्योंकि भारत में क्या है, ज्यादातर लोग प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, खेती बाड़ी से जुड़े हुए, इन लोगों की तरफ देखकर, किसानों की तरफ देखकर, किसानों की फसलों को अच्छा मूल्य देकर, उनकी आर्थिक सहायता करके, या आगे जो बुआई आएगी खरीफ की फसल की, उसमें उनको सब्सिडी देकर, छूट देकर इनको कार्य से जोड़ सकती है, या इनका एक विकास कर सकती है। अगर लोगों का विकास होगा, किसानों का विकास होगा, तो द्वितीयक क्षेत्र आगे चल पाएगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर है द्वितीयक क्षेत्र। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से उत्पादन होगा तो ही तो किसी वस्तु का भी निर्माण हो सकता है, तो ही तो किसी वस्तु को हम उत्पादित कर सकते हैं, और जब किसी चीज का उत्पादन करेंगे तभी तो हम हमारी सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं। उन वस्तुओं को बेचने के लिए दुकानदार चाहिए, उन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन के साधन चाहिए, संचार की व्यवस्था चाहिए, प्रशासन चाहिए। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र पर जुड़ी है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का, असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का पूरा ध्यान रखकर उनकी आर्थिक सहायता करके सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। तो आज हमने जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है उसके मुख्य बिंदु पर अपनी एक आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है। आशा है कि आपको जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपकी कोई भी समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उन समस्याओं को पूछ सकते हैं। और इस चैनल को अगर आपने पसंद किया है तो शेयर करने का भी प्रयास कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे हम और अच्छी वीडियो लेकर आपके लिए आ सके। धन्यवाद। जय हिंद।